करना, बस मैं एक बेसिक चीज बताऊंगा आपको, वो देखनी है बस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता क्या है बेटा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इज द सिस्टम इन विच एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये बेटा कौन डिसाइड करेगा? Market forces. Market forces. The forces of demand and supply. It refers to a system in which exchange rate is determined by the market forces of demand and supply. आज हम देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते कैसे हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कैसे चलता है, कुछ चीजें ओमिटेड भी हुई हैं, ठीक है, वो ओमिटेड पार्ट को भी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ करते हैं अपना सिलेबस का पार्ट। तो एक बार डेफिनेशन लिखते हैं बेटा, फिर इसमें डिफरेंस भी देखेंगे फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या डिफरेंस है। यस, लिखो जल्दी से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट system refers to flexible exchange rate system refers to a system in which exchange rate in which the exchange rate is determined by market forces of demand and supply. Determined by market forces of demand and supply. Market forces of demand and supply. Full stop. Yes बेटा, यहाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है या नहीं होता? नहीं होता। There is no government intervention in flexible exchange rate system. There is no government intervention in flexible exchange rate system. एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट का जब डिटर्मिनेशन होगा तो सिर्फ मार्केट फोर्सेस से होगा, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो एक ऐसा सिस्टम जहां एक्सचेंज रेट बेटा मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं। मार्केट फोर्सेस कौन कौन से? देयर आर टू मार्केट फोर्सेस, फर्स्ट वन इज डिमांड एंड सेकंड वन इज सप्लाई। 90% क्वेश्चन ये डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड ही आता है। कुछ टॉपिक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। फर्स्ट इज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम क्यों करते हैं? इसको सोर्सेस भी बोल सकते हो आप, सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब ऑब्वियसली बेटा फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कौन करता है? फॉरेनर्स करते हैं या इंडियंस करते हैं? इंडियंस। फॉरेन करेंसी की डिमांड हम करते हैं, बिकॉज टू बाय अ गुड्स एंड सर्विसेज हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। हमें इंपोर्ट करना है तब फॉरेन करेंसी चाहिए, टूरिज्म पर्पस के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए। तो सोर्सेज क्या क्या हैं, हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। देन देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई से एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। सो फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन करेंसी की डिमांड आप क्यों करोगे? यस विद एनीवन, अनम्यूट करके बता सकते हो। इंपोर्ट की डिमांड क्यों करोगे? फर्स्ट इंपोर्ट करने के लिए। किस चीज को इंपोर्ट? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली बेटा अगर आप बाहर से दूसरी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कुछ गुड्स परचेज करना चाहते हो, कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में पे करनी पड़ेगी या फॉरेन करेंसी में पे करनी पड़ेगी? यस, फॉरेन करेंसी। इन दिस सिचुएशन यू नीड फॉरेन करेंसी, और जब आपको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी आप ज्यादा डिमांड करोगे, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाओगे, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फर्स्ट स्टेप इज इंपोर्ट। पहला सोर्स है इंपोर्ट। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द 3 सोर्सेज ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। 3 ऐसी चीजें बताओ जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को इंक्रीज करती हैं। तो पहला है बेटा इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड इज टूरिज्म। यस बेटा, कौन समझाएगा टूरिज्म कैसे एक सोर्स होता है? एनीवन रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड जो टूरिज्म का पॉइंट समझा सके। दिया सर, जब हम बाहर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए जाते हैं तो वहां पर फॉरेन करेंसी यूज होती है। ठीक है, जब भी आप बाहर फॉरेन कंट्री में घूमने के लिए जाओगे, साइट सीइंग के लिए जाओगे, ऑब्वियसली हर एक इंडियन का एक ड्रीम होता है कि यार वर्ल्ड टूर पे चला जाऊं, बाहर घूमने चला जाऊं, इंडिया में घूम लिया जितना घूमना है, बाहर जरूर जाना है। तो जब बाहर घूमने के लिए जाते हो, टूरिज्म के लिए जाते हो, तो बेटा आपको फॉरेन करेंसी, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब जब आप कन्वर्ट करोगे, जितना ज्यादा आप कन्वर्ट करोगे इतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी की डिमांड करोगे। ठीक है, तो सेकंड सोर्स है टूरिज्म। जब इंपोर्ट करोगे तब भी फॉरेन करेंसी चाहिए,
जब टूरिज्म पर्पस के लिए बाहर जाओगे तब भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज यूनिलेटरल, इस पॉइंट को हैंड रेस करेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यस बेटा, व्हाट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर और इसके लिए आपको फॉरेन करेंसी क्यों चाहिए? व्हाट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर? रेज योर हैंड। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं? और कोई दिया के अलावा और कोई बताओ, व्हाट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर? अक्षय, यस बेटा। ठीक है बेटा, तो बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? डोनेशन, गिफ्ट्स जो वन साइडेड हो, चैरिटी, अक्षित ने एक एग्जांपल दिया। पर्सनल रेमिटेंसेस का, पर्सनल रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है? लेट्स से आपने 12th के बाद सेट का एग्जाम दिया। सेट का एग्जाम वो एग्जाम होता है जिससे आप बाहर जाके स्टडीज कर सकते हो। बाहर स्टडीज करने के लिए सेट का एग्जाम देना होता है। आपने सेट का एग्जाम दिया एंड आपने डिसाइड किया कि मैं 12th के बाद जो स्टडीज है वो इंडिया से बाहर करूंगा। जब बेटा वहां पे जाओगे, क्या आपके पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे? क्या इंडिया से पैसे देंगे आपको? यस और नो? क्योंकि आप तो स्टडी के पर्पस के लिए गए हो। देंगे। तो जो पेरेंट्स आपके पैसे आपको देंगे बेटा, क्या वो इंडियन करेंसी देंगे या फॉरेन करेंसी में आपको? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी। तो पहले उन्हें क्या करना पड़ेगा बेटा? इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के बाद पैसे आपके पास जाएंगे, इसका मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड हो रही है। सेम अगर बाहर आप किसी को डोनेशन करना चाहते हो, इंडियन गवर्नमेंट बाहर किसी को डोनेशन करना चाहती है, गिफ्ट देना चाहते हो, चैरिटी, ये सब यूनिलेटरल ट्रांसफर का पार्ट है। क्योंकि चाहे आप चैरिटी दो, चाहे आप गिफ्ट दो, चाहे आप पर्सनल रेमिटेंसेस पे करो, किसी भी कंडीशन में इंडियन करेंसी में पेमेंट नहीं हो सकती। करेंसी होगी फॉरेन करेंसी। इसका मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड को इंक्रीज कर रहे हो। नेक्स्ट इज फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी फॉरेन करेंसी की डिमांड की जाती है। बेस्ट एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल आपको पता होगा, संजय दत्त। क्या प्रॉब्लम हो गई है बेटा संजय दत्त को? कैंसर। लंग कैंसर हो गई। अब उसके लिए वो कहां चले गए हैं बेटा ट्रीटमेंट के लिए? यस, यूएस। न्यूज कहां पे गए हैं? यूएस। तो अगर वो वहां पे जाके जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, उनकी मेडिकल चीजों पे जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाएगा, वो ट्रांजैक्शन इंडियन रुपीस में होगी या यूएस डॉलर में होगी बेटा? यूएस डॉलर। इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब मेडिकल पर्पस के लिए उन्होंने फॉरेन करेंसी की डिमांड कर दी। तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड किस पर्पस के लिए कर सकते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, टूरिज्म पर्पस के लिए, यूनिलैटरल ट्रांसफर के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। एक पॉइंट और है बेटा, स्पेक्यूलेशन। व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? और स्पेक्यूलेशन के लिए कैसे डिमांड की जाती है? एनीवन? यस, व्हाट इज स्पेक्यूलेशन और स्पेक्यूलेशन के लिए डिमांड कैसे की जाएगी? सर स्पेक्यूलेशन शायद सट्टा लगाना होता है। हाँ, स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टा लगाना होता है, लेकिन ये लीगल स्पेक्यूलेशन है। हम इसको इनलीगल तरीके वाला नहीं देख पाते। कसिनो में पैसे सर, कसिनो। बोलो बेटा, व्हाट इज स्पेक्यूलेशन? कौन समझाएगा? सर कसिनो। यस, हैंड रेस करो जिसने भी आंसर दे दे। यस अमन। सर इसमें हम कसिनो को इंक्लूड कर सकते हैं। अमन तू म्यूट रहने बेटा, तेरे घर से बहुत ज्यादा वॉइस आ रही है, पीछे डिस्टर्बेंस बहुत है। दिया? सर शेयर्स। फॉरेन करेंसी की टर्म्स में बताओ दिया। पता नहीं सर। और कोई बेटा? चलो अब एक पॉइंट समझते हैं। फॉरेन करेंसी की डिमांड स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए क्यों की जाती है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, चैट बॉक्स में आंसर देना। लेट्स से बेटा अभी द वैल्यू ऑफ $1 की वैल्यू चल रही है ₹70। $1 कितने रुपीस का बेटा? 70 रुपीस का। $1 कितने का बेटा? 70 रुपीस का। ठीक है, और आपको एक्सपेक्टेड है कि ये $1 फ्यूचर में विद इन 7 days, विद इन अ वीक, जिसको आप बोल सकते हो, विद इन 7 days
डॉलर की वैल्यू 75 होने वाली है और आपके पास चांस है डॉलर्स को होल्ड करने का, और जैसे ही फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ेंगे आप इसको सोल्ड भी कर सकते हो। तो क्या आप इसे होल्ड करोगे? यस और नो? क्या आप इसकी डिमांड यस करेंगे ना डिमांड? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या बेटा? जब डॉलर्स की वैल्यू कम है तब आप उसको परचेज कर लो, और जैसे ही उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए आप वेट करो, तब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तब आप उसको सोल्ड कर सकते हो। अभी आप $1 कितने में परचेज करोगे? 70 में। जब वो 75 का हो जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, उस केस में आपको $1 के बदले कितने पैसे मिलेंगे? 75। पर डॉलर 5 रुपीज का प्रॉफिट। पर डॉलर 5 रुपीज का प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज के डॉलर परचेज कर लिए तो आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। जब आपको एक्सपेक्टेड होता है कि फ्यूचर में डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इनमें स्पेक्यूलेशन करते हैं, फॉरेन करेंसी को होल्ड कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी को होल्ड करते हैं। जैसे ही फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट होती है वो उसको सोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका डिमांड। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टूरिज्म, यूनिलैटरल ट्रांसफर, मेडिकल फैसिलिटीज एंड स्पेक्यूलेशन। 5 मैंने आपको सोर्सेज बता दिए, एग्जाम में 3 से ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, 3 पॉइंट से ज्यादा आपको नहीं लिखने होते, लेकिन मैंने आपको टोटल 5 पॉइंट्स बता दिए कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। डिमांड के बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है सप्लाई का। यस, तो फर्स्ट पॉइंट इज सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी और सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की अगर हम सप्लाई की बात करें तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई कब होगी? फॉरेन करेंसी की सप्लाई करेगा कौन, पहले ये बताओ बेटा। फॉरेन कंट्रीज। जब फॉरेनर्स इंडिया का प्रोडक्ट परचेज करेंगे, इंडिया में घूमने आएंगे, तो वो क्या करेंगे? इंडियन करेंसी में फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी देंगे और उससे इंडियन करेंसी कन्वर्ट करवा लेंगे। इंडिया में फॉरेन करेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब इंडिया ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा गुड्स का, सर्विसेज का, जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में आएगी या डॉलर्स में आएगी? अनम्यूट करके बताओ। डॉलर्स। डॉलर्स में आएगी या फॉरेन करेंसी, हम वर्ड यूज कर लेते हैं, फॉरेन करेंसी में आएगी। तो जितना ज्यादा आप एक्सपोर्ट करते हो उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आनी स्टार्ट हो जाती है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। तो ये पॉइंट है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। तो एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विसेज से फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है। सप्लाई का मतलब आप समझ लो बेटा, इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का, और डिमांड का मतलब है आउटफ्लो फॉरेन करेंसी। टूरिज्म, सेकंड पॉइंट सेम है बेटा। टूरिज्म बताओ, टूरिज्म से कैसे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इंक्रीज होगी? जब फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे। फॉरेनर्स इंडिया में आएंगे। अभी आपने देखा कि राम मंदिर बनाया जा रहा है, तो क्या राम मंदिर से फॉरेन करेंसी इंडिया में आने के चांसेस हैं? यस और नो? यस। ठीक है ना, ऑब्वियसली है, फॉरेन करेंसी ज्यादा इंक्रीज होगी। अभी आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने देखा, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई। ताजमहल जो सबसे ज्यादा टूरिज्म प्लेस माना जाता है फॉर फॉरेनर्स पर्पस के लिए, तो वो भी आपका एक फॉरेन करेंसी की सप्लाई का सोर्स है। नेक्स्ट इज यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर अगर आप करते हो तो डिमांड है, रिसीव भी तो हो सकती है। बाहर से डोनेशन आ रही है, गिफ्ट आ रहा है, चैरिटी आ रही है। जब आप स्टडीज कर रहे थे तो आपके पेरेंट्स ने आपको जो पैसे दिए वो था पर्सनल रेमिटेंसेस। जब आप वहां पे अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, पेरेंट्स को भी तो पैसे भेजोगे, आप डॉलर्स में भेजोगे। तो डॉलर्स का इनफ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। और यूनिलैटरल ट्रांसफर थर्ड सोर्स है फॉरेन करेंसी की सप्लाई का। इसका मतलब है फॉरेन करेंसी रिसीव हो रही है। पहले वाले का मतलब क्या था? फॉरेन करेंसी हमने पे की। मेडिकल फैसिलिटीज, अगर कोई फॉरेन से इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आता है तो भी बेटा क्या आएगी? इंडिया में फॉरेन करेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिया वाले तो बाहर जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, क्या फॉरेन से कोई इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आएगा? यस और नो? यस सर। यस, कैसे कह सकते हो युक्ति, आप समझाओ इस पॉइंट को। सर क्योंकि हमारी इंडियन मेडिकल जो सिस्टम है वो अच्छा हुआ है और एम्स में काफी लोग आते भी हैं बाहर से। ठीक है, बाहर से आते हैं। आप ये मत देखो कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज हैं,
आपसे भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं, जिनके पास मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया जितनी भी नहीं है। जैसे अफगानिस्तान से बहुत पेशेंट इंडिया के पास आते हैं, एशिया के बहुत सारे, चाइना को छोड़ दिया जाए तो एशिया, ऑल ओवर द एशिया काफी पेशेंट इंडिया के पास आते हैं अपनी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, ठीक है, उनके लिए यूएस यही है। तो यहाँ पे क्या शो करता है बेटा, मेडिकल फैसिलिटीज जब भी हम देंगे, कोई बाहर से इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आएगा तब भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। एंड लास्ट इज स्पेक्यूलेशन, ये पॉइंट हम सेम लेंगे। स्पेक्यूलेशन कैसे, अब जैसे डॉलर 70 से 75 का हो गया, यस बेटा, क्या इसको आप सोल्ड कर दोगे, यस और नो? सोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमने इसे क्यों परचेज किया था, कि डॉलर अभी 70 का है, जैसे 75 का होगा पर डॉलर 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। तो मार्केट में फॉरेन करेंसी की सप्लाई एंड फॉरेन करेंसी की डिमांड, इनके बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। कैसे डिटरमाइन होता है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। सर स्पेक्यूलेशन में डिमांड और सप्लाई में क्या डिफरेंस है? बेटा जब आपका एक्सचेंज रेट की वैल्यू कम है तो परचेज कर लो, जब वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो सोल्ड कर दो। डन एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स पे मेंशन करेंगे कंप्लीट लिखने के बाद। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले समझते हैं डिमांड कर्व कैसा होता है। डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब आप फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर्व कैसा बनेगा। यस बेटा, तो मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन का पॉइंट आपको बताता हूँ। लेट्स से एक्सचेंज रेट है 50 रुपीज पर डॉलर, दैट मींस $1 इज इक्वल टू ₹50। जब डॉलर की वैल्यू बेटा 50 रुपीज थी, $1 50 रुपीज का था, तो आप डिमांड कर रहे थे लेट्स से $10 की, आप $10 की डिमांड कर रहे थे। लेट्स से डॉलर महंगा हो गया बेटा, $1 कितने का था, 50 का, अब कितने का हो गया, 100 का। 50 का डॉलर 100 का हो गया। डिमांड इंक्रीज कर दोगे या डिक्रीज कर दोगे, यस चैट बॉक्स में आंसर देंगे। इस केस में आप डिमांड इंक्रीज करोगे डिक्रीज करोगे। एक्सचेंज रेट 50 का था, आप डिमांड कर रहे थे $10 की, एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो गया बेटा, अब डिमांड इंक्रीज करोगे या डिक्रीज कर दोगे, ऑब्वियसली क्या कर देंगे, डिक्रीज, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया। जब डॉलर महंगा हो गया तो हम डिमांड को रिड्यूस कर देंगे। अब अगर आप पॉइंट समझो, यहाँ 500 रुपीज स्पेंड हो रहे थे और देखो अभी भी 500 ही स्पेंड हो रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जब आप डिमांड का बनाते हो, फॉरेन करेंसी के डिमांड में और एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन है, यहाँ लिखना एक्सचेंज रेट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, गैप ले लेते हैं बेटा 25, 50, 75 and 100. Quantity demanded is 5, 10, 15 and 20. 50 पे 10, 100 पे 5। ये बेटा डिमांड कर्व किस शेप का बना, स्लोप क्या डिमांड का, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड। चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बना बेटा, चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आपने देखा डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है, रीजन क्या है, चैट बॉक्स में मेंशन करो। ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज में डिमांड में और एक्सचेंज रेट में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन की वजह से आपका डिमांड कर्व किस शेप का बनता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है, ठीक है। डिमांड कर्व बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, जल्दी से नोट कर लो इसे।
डिमांड कर्व के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। लेट्स सी क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई कौन करता है बेटा? फॉरेनर्स। सप्लाई करेंगे फॉरेनर्स। फॉरेनर्स फॉरेन करेंसी की सप्लाई करेंगे। लेट्स से डॉलर था 50 रुपीज का और सप्लाई हो रही थी बेटा $10 की। मतलब फॉरेनर्स $1 के बदले में उन्हें 50 रुपीज मिल रहे हैं, तो बेटा वो कितने डॉलर्स की सप्लाई कर रहे हैं? $10 की। एक्सचेंज रेट महंगा हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया, डॉलर 50 से 100 का हो गया। फॉरेनर्स को प्रॉफिट है या लॉस है? चैट बॉक्स। फॉरेनर्स को प्रॉफिट है या लॉस है? $1 जो 50 का था 100 का हो गया। फॉरेनर्स को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। वेरी गुड अजीम। फॉरेनर्स को हो रहा है बेटा प्रॉफिट। जब फॉरेनर्स को प्रॉफिट होगा उस केस में वो सप्लाई इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज कर देंगे? सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? सप्लाई हो जाएगी इंक्रीज। कैसे होगी इंक्रीज देखते हैं। जैसे ही एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ, फॉरेनर्स के लिए इंडियन कंट्री चीप हो गई, इंडियन प्रोडक्ट सस्ते होने स्टार्ट हो गए। इस रीजन से एक्सचेंज रेट की सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा तो फॉरेनर सप्लाई को भी इंक्रीज कर देगा। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कर्व बनाते हैं बेटा। इसका कर्व कैसे बनेगा चेक करते हैं। When exchange rate is 50, the supply of foreign exchange is 10. When exchange rate is 100, then supply of foreign exchange is 20. Yes बेटा, supply curve का slope क्या है? Yes everyone. So slope of supply curve is upward sloping. क्या है? Upward sloping. Demand curve downward sloping है and supply curve is upward sloping curve. Because there is a direct relationship between exchange rate and supply of foreign exchange. Exchange rate में और foreign exchange की supply में क्या relation है? Direct। इस reason से supply curve आपका क्या बन गया बेटा? Upward sloping curve बन गया। Supply curve is upward sloping curve। क्लियर है? जल्दी से बनाओ, then इसका determination देखते हैं। इस बार determination के आने के chances भी नहीं है, वो भी omission की कैटेगरी में ही है। मैं एक बार फिर भी लेकिन आपको बताऊंगा कि कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक रहेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का और मैरिज फ्लोटिंग, बस सिमिलर टॉपिक्स है। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। देन बीओपी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लासेस में बीओपी कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपका सिलेबस है मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट नंबर 3 नहीं है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, बस 7, 8, 9 चैप्टर नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में एलपीजी पॉलिसी तक। डन एवरीवन? क्लियर है बेटा? चलो अब देखते हैं एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होगा। यस, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। इस बार आपका ओमिशन पार्ट है, मार्केट फोर्सेस से एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है। कोर्स में नहीं आएगा लेकिन फिर भी हम एक बार बना लेते हैं। तो मार्केट में एक्सचेंज रेट कहाँ डिटरमाइन होता है? वेयर डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरसेक्ट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड एंड सप्लाई। दिस इज योर डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। जहां डिमांड सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है वहां पे आपका एक्सचेंज रेट आ जाता है। देखिए एज पर डिमांड एंड सप्लाई एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया, $1 इज इक्वल टू ₹70। अब इस टॉपिक में और क्या क्या था बेटा? चेन इफेक्ट्स थे। लास्ट 11th क्लास हमने कुछ चेन इफेक्ट्स किए थे, तो इसमें चेन इफेक्ट्स होते थे कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाएगी तब क्या होगा, एक्सेस सप्लाई होगा तब क्या होगा। इनकी शिफ्टिंग थी, डिमांड तो राइट पर शिफ्ट, सप्लाई का लेफ्ट पर शिफ्ट,
एंड राइटवर्ड शिफ्ट दोनों का एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करना है। लेकिन डिमांड सप्लाई हमने सीखा है तो बहुत सिंपल सी चीज है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है सर फिर इसकी केस स्टडीज भी होंगी? केस स्टडीज बेटा वो कोर्स में ही पार्ट ही रिड्यूस हो गया है, तो केस स्टडीज के आने के चांसेस भी कम ही है इस बार, बिकॉज उन्होंने मेन जो केस स्टडीज आती थी वो इसी से रिलेटेड आती थी कि डिमांड राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, लेकिन डिटर्मिनेशन का पार्ट ही हटा दिया इस बार, तो केस स्टडीज आने के चांसेस कम है इस चैप्टर में से। बीओपी में से आ सकती है केस स्टडीज, तो बीओपी में कुछ ज्यादा रिमूव नहीं हुआ। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, देन डीओपी स्टार्ट करेंगे वेडनेसडे से। चलो बेटा, कोई डाउट नहीं है तो आप मीटिंग लेफ्ट कर सकते हो, अभी दूसरी क्लास अटेंड कर लो, जिसको डाउट है वो अपना डाउट ले सकता है। टैगिंग सिस्टम का मतलब होता है बेटा व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर करेंसी। जैसे हम इंडियन करेंसी को यूएस डॉलर्स में टाइड करके रखते हैं, हम इंडियन करेंसी की वैल्यू यूएस करेंसी में कैलकुलेट करते हैं, इसको पैगिंग सिस्टम बोलते हैं। नहीं, किसी में भी कर सकते हो, उसको पैगिंग सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं फिक्स्ड टर्म्स में तो वो पैरिटी वैल्यू बन जाती है। गोल्ड के स्टैंडर्ड के बेसिस पे की जाती है, जब गोल्ड के बेसिस पे करेंसी की वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है वो पैरिटी वैल्यू होती है।